ये बताइए कि किस किस तरह के बायस आपने देखे मीडिया में, किस किस तरह से वो मतलब कास्ट के बायस हैं, क्लास के बायस हैं और दूसरे बायस हैं। जो आइडियोलॉजी है वो तो कहीं से इम्पोज हो ही रही है, वो सब कुछ है। तो आपने कैसे महसूस किया हमारे मतलब मोटे तौर पर जो एंकर्स हैं वो किस तरह के अपर कास्ट के हैं, उनके वो बायस हैं, वो कैसे आपने देखा, उनको ऑब्जर्व किया, फिर स्ट्रेटजी बनाई? रॉबिन जेफरी की एक किताब है द इंडियाज न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन करके, 1970s की बुक है। वो पहले व्यक्ति उस समय में होते हैं, मतलब वेस्टर्न के, जो ये लिखते हैं कि भारत का जो मीडिया है उसमें कहीं पर भी दलित हो गए, पिछड़े हो गए, वो निर्णायक भूमिका में नहीं है। एंकर्स वगैरह हो पाना तो खैर वो असंभव ही है, पर निर्णायक भूमिका में नहीं है, जैसे एडिटर नहीं है, संपादक वगैरह नहीं है। तो ये उन्होंने मेंशन किया था। पर उसके पहले 1920s में जब बाबा साहब ने मूक नायक पत्रिका रिलीज की, उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि जो बंबई से अखबार छपते हैं उन अखबारों में हमारे लोगों की पीड़ाएं गायब हैं, उनकी कहानियां है ही नहीं। ये उन्हीं लोगों का छापते हैं जिनसे इनको बेनिफिट होगा, जिनका स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। उसके बाद उनके प्रबुद्ध भारत और जनता अलग अलग उनके अखबार आए। तो ये चीजें तो पहले से थी कि वहां पर हमारा प्रेजेंस नहीं है। हाँ, हम एक सब्जेक्ट के तौर पर लिए जा सकते हैं कि इनके ऊपर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, पर आप वहां प्रेजेंट नहीं होंगे, आप वक्ता नहीं हो सकते, आप स्पीकर नहीं हो सकते, आप निर्णायक भूमिका में नहीं हो सकते। इसीलिए बाबा साहब ने खैर वो अखबारों का शुरुआत करा। फिर आपने इंडियन मीडिया का पूछा, तो मैं उसको इंडिया वेस्ट सबसे जोड़ करके ही देखती हूँ। स्टुअर्ट हॉल ने एक थ्योरी लाई थी, एक छोटा सा उनका आर्टिकल है, इनकोडिंग डिकोडिंग। इनकोड कौन करता है और डिकोड कौन करता है? मैसेजिंग कर। बिल्कुल। तो इनकोडिंग में संपादक हो गए या जर्नलिस्ट हो गए, वो क्या इनकोड करेंगे, और वो जो डिकोड करेगी जनता, वो भी 3 तरीके से करती है। एक डोमिनेंट रीडर होगा जो उसको एज इट इज पढ़ेगा, या फिर एक निगोशिएबल रीडर होगा जो आधा पढ़ेगा आधा छोड़ेगा, और एक ओप्रेसिव उसका अपोजिंग रीडर होगा जो नहीं पढ़ेगा। तो जब मीडिया में आप ये चीजें देखते हैं, तो जो बात बाबा साहब ने 1920s में बोली, वो वेस्टर्न थिंकर्स जाकर के 1980s 1990s में कह रहे हैं। वो चीजें तो हम देखते आए। फिर अब 2019-2022 में एक ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें आपने देखा होगा कि मीडिया में 90% एक ही जाति के लोग हैं। मुझे तो कभी कभी हंसी भी आती है जब हमें कई बार वो चिढ़ाने के लिए, छोटा करने के लिए बोलते हैं 2 जात की पार्टी, 2 लोगों की पार्टी, MY की पार्टी। कहती हूँ आप तो 1 जात की पार्टी है, आपको तो 1 जात की मीडिया है भाई, वो तो आप देख लो। तो खैर हाँ, एंकर्स जो हैं वो भी तो एक संभ्रांत तबके से आ रहे हैं, एलीट तबके से आ रहे हैं, और एक खास कम्युनिटी से आ रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि सभी ईमानदार नहीं हैं, पर क्योंकि अगर एक ही तरीके के लोग होंगे तो उनको लगेगा कि जो हम सोच रहे हैं वही सोच सत्य है और बाकी कुछ है ही नहीं, वही कॉमन सेंस का रूप धारण कर लेता है। यही मीडिया के एंकर्स के साथ भी होता है। मैं जब कास्ट की चर्चा छेड़ती हूँ, कुछ फीमेल एंकर्स हैं, वो बहुत पर्सनल हो जाती हैं, और मुझे तो कहने आप नाम ले भी सकती हैं। वो सबको बता। आपने अपनी किताब में नाम लिया क्या? मैं आपका किताब ऐसे पढ़ रही थी कल, बहुत शानदार किताब है, जरूर पढ़िएगा। मीडिया का कैरेक्टर ढीला, और नाम बदले हुए पर आपको समझ आ जाएगा किसकी बात हो रही है। खैर, तो मैं तो हाँ नाम ले भी लूंगी, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई रियलिटी वो हुआ भी है। मैं चित्रा जी के डिबेट में थी और मैं कास्ट के ऊपर बात कर रही थी कि हाँ, महिलाओं की भी जाति होती है। अगर कोई अनुराग ठाकुर है तो उसकी फीमेल मैथिली ठाकुर हो जाएगी, अगर कोई श्रेयसी सिंह है तो राजनाथ सिंह उनके हो जाएंगे। मतलब जाति तो बनी हुई ना, सिर्फ लिंग का भेद है। तो मैं जाति के ऊपर चर्चा कर रही थी, विमेन रिजर्वेशन पे आ रहा था कि हमको उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व चाहिए। वो कह रहे हैं महिलाओं में भी आप जाति खोज के निकालेंगी, सब महिला बराबर है। फिर मुझे उनकी एक तस्वीर याद आई। मैंने तो खैर वो बोला नहीं कि बहुत ज्यादा चुभ जाता। एक तस्वीर याद आई, बिहार में बाढ़ आ रखा था, बाढ़ में वो बाढ़ कवर करने आई थी, वो चटाई पे बैठी हुई थी, और वो चटाई 4 मछुआरे उठा रहे थे। वो ऊपर अरे बड़े आराम से मुद्रा में बैठी हुई, माइक लेकर के, और मुस्कुरा रही हैं, और उनको कोई ढो रहा है। वो ढोने वाला कौन था, किस जाति से था, कभी उन्होंने सोचा? वो बिहार चुनाव में ही गई थी और कुछ महिलाओं से वो बात कर रही थी, क्या होगा नहीं होगा। शी वाज सिटिंग ऑन चेयर, वो कुर्सी पे बैठी हुई थी, पैर पे पैर चढ़ा के, और नीचे कुछ महिलाएं वहां पे बैठी हुई थी, एकदम इस तरीके से, चुक्कू मुक्कू जिसको हम लोग बोलते हैं, उस तरीके से बैठ के उनको ऐसे सुन रही हैं। वो महिलाओं का अंतर है। आप कुर्सी पे बैठ के उनको सुन, मैं नहीं कह रही कि आप नीचे उतर जाइए, पर वो भी तो कुर्सी पे बैठे हैं।
या अगर उनके पास उतनी कुर्सियां नहीं है तो आप बैठ जाइए बगल में, क्या दिक्कत है। मैं तो मूक नायक जो चलाती हैं मीना कोतवाल जी, मैंने देखा उनका विजुअल्स, कहीं भी जाती हैं गले मिलती हैं। यही तो फर्क होता है कि दलित वंचित तबके की महिलाएं जब पहुंचती हैं तो वो उन महिलाओं का पीड़ाएं अपने साथ लेके जाती हैं। जो गांव की महिलाएं हैं, जो गोबर से उपले बना रही हैं, जो सब्जी फल बेच रही हैं, जो मछली मार रही हैं, आधी रात में वो नौका पे बैठी हुई हैं, इन महिलाओं के बारे में कौन बात करेगा। तो महिलाओं की तो जाति होती है, पर जब मैं बोलती हूँ तो इनको ज्यादा चोट लगता है, ज्यादा धक्का लगता है कि अरे आप तो जाति जाति करते। अरे जाति है इस देश में तो जाति जाति ना करें। ये चाहते हैं कि इनविजिबलाइजेशन हो, क्रिमिनलाइजेशन हो, देन कोऑप्टेशन हो। इनका पूरा प्रोसेस है, पहले आपको गायब कर दो, फिर आपको क्रिमिनलाइज कर दो। क्रिमिनलाइज जैसे मुझे करते हैं, जाति जाति की बात करती है, मेरिट कहाँ गया, ये सारी चीजें। और फिर क्या करेंगे, एक प्रोसेस आता है कोऑप्टेशन का। उसमें क्या करते हैं कि आप ही के समाज से एक दो मुद्दे उठा लाएंगे, एक दो लोग का एग्जाम्पल, अच्छा देखिए ये इन्होंने यूपीएससी नहीं कर लिया क्या, इन्होंने बिना रिजर्वेशन के नहीं कर लिया क्या। तो वो कोऑप्ट करने की कोशिश करते ताकि आपकी लड़ाई को कमजोर किया जाए, आपके संघर्ष को कमजोर किया जाए। तो मीडिया में भी पूरा का पूरा एंकर दिखा दीजिए। अगर मुझे एक भी आपको याद हो कोई आदिवासी तबके का एंकर है पूरी मीडिया में, एक भी अगर याद हो, कोई दलित एंकर है एक भी याद हो। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। एक पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं जो मीडिया में दलित पर पीएचडी कर रहे हैं, वो मेरा भी इंटरव्यू लेने आए और उन्होंने मुझसे पूछा 5 दलित पत्रकारों के नाम बता सकते हैं आप? यकीन मानिए मैं 40 साल से जर्नलिज्म में हूँ और मीडिया पे लिखता रहा हूँ, कई किताबें लिखी, लेकिन मैं 5 नाम नहीं गिना पाया। यही तो रियलिटी है। यही मैंने कहा ना आपको, एक आदिवासी एंकर दिखाइए, एक दलित एंकर दिखाइए, कोई डाइवर्सिटी नहीं है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इश्यूज, आपको वो उससे तकलीफ होती है क्योंकि आपको लगता है कि हमारा दर्द तो नेचुरल है, वो तो होगा ही होगा। और कहीं कहीं आपके समुदाय के लोगों में एक टीस भी उठे तो हाहाकार मच जाता है। आप याद कीजिए ना, हाथरस की बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, इन्होंने महिला बना दिया, कई जगह दलित गायब कर दिए, पर कहीं और कुछ होता है। मुझे प्रियंका रेड्डी में बलात्कार किसी के भी साथ वो जघन्य अपराध है, देश पूरे देश को उठ खड़ा होना चाहिए, पर जब वहां की घटना होती है तो पूरा देश उठ खड़ा होता है और हाथरस में चुप्पी हो जाती है, उल्टे दबाने की कोशिश की जाती है, नहीं रेप तो हुआ ही नहीं। ये रियलिटीज हैं। कई मतलब भवरी देवी का केस तो जब भी याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब तो जज बोल जाते हैं कि अरे वो तो दलित तबके से थी, उसको हाथ कौन लगाएगा। तो ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, वो घूंट है जो हम पीते आए हैं। थोड़ा आप भी तो स्वाद चखिए। हम तो आपको एक्सपीरियंस करने भी नहीं कह रहे हैं, बस तकलीफ बता रहे हैं। उतना सुनने में भी आपको दिक्कत आ रही है, लोग तक पहुंच जाएगा उसमें भी दिक्कत आ रही है। मुझे तो अभी भी याद है, मेरा पहला शो था, पहला या दूसरा होगा, मैं रिपब्लिक में गई थी और कास्ट सेंसस पे ही बात चल रही थी, अर्णव गोस्वामी जी का शो था। एंड पहली बात वो कहते हैं कि मैं जाति व्यवस्था में बिलीव नहीं रखता, ये बहुत खोखली पुरानी बातें हैं। और मैं मुस्कुरा रही थी, मैंने कुछ बोला नहीं। एंड द नेक्स्ट लाइन ही सेज, अगला लाइन ही वो बोलते हैं कि आई एम एन अपर कास्ट ब्राह्मण। मुझे जो हंसी आई, पहले आप बोल रहे हैं मैं जाति व्यवस्था में यकीन नहीं करता, एंड देन यू फ्लॉन्टिंग, आप उसका शो कर रहे हैं कि मैं अपर कास्ट ब्राह्मण हूं। फिर मैंने उनको थोड़ा सा करेक्ट किया, वो अंग्रेजी में अक्सर लोग करेक्ट करते हैं, तो मैंने उनको भी थोड़ा मौका दिया करेक्शन का। मैंने उनको बोला, अर्णव जी यू आर नॉट एन अपर कास्ट ब्राह्मण, यू आर अपर कास्ट। आप अपर थे नहीं, सामाजिक व्यवस्था ने आपको अपर बना दिया, और जिनको आप लोअर कह रहे हैं वो लोअर है नहीं, उनको लोअर कर दिया गया, दे आर लोअर्ड। उसके बाद कहते हैं आई एग्री। तो कभी कभी मौका मिलता है हमें भी उन्हें सिखाने का, क्योंकि इंसान तो सबको बनना चाहिए, अच्छी बातें सबको अपने भीतर लेनी चाहिए, जो बुरा है उसे छोड़ते जाइए, इतिहास से सीखते जाइए। कहाँ कहाँ आपको लगता है जब ऐसे विषय आते हैं, ऐसे मौके आते हैं कि एंकर का एकदम से कैरेक्टर बदल जाता है, एकदम से उनका जातिवाद निकल के आ जाता है? जैसे मैं बताऊं कि आरक्षण का मसला आता है तो मैंने लिखा है कि कैसे पूरा चरित्र बदल जाता है मीडिया का, वो वन साइडेड हो जाता है। अभी आपका जो यूजीसी वाला पूरा आया मामला, उसमें हुआ इसी तरह के, और दलित इश्यूज आते हैं तब वैसा हो जाता है। तो आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए जिसमें आपने ऐसे इशू के आते ही उनका एक नया रूप देखा। उनके अंदर गुस्सा था कास्ट सेंसस को लेकर के भी। जब मसला आया, जाति होती है क्या, हर किसी जाति होती है, मैं बोले आप अपना उपनाम देखिए ना, जाति नहीं होती है, सबके सब एक तबके के लोग बैठे हुए, पूरा पैनल एक तबके का बैठा हुआ है, जाति। उस इशू के आते ही पता नहीं उनके अंदर कौन सा भूत घुसता है, ये एलिटनेस का भूत है, ये कास्ट का भूत है, ये अपर्ड कास्ट होने का भूत है, डोमिनेंट कास्ट का, किस चीज का भूत है ये?
डर, बिल्कुल ये तो ये है कि वो रियलिटी अब सबके सामने आएगी कि यहाँ पे कोई डाइवर्सिटी नहीं है, वो डर भी तो होगा। आपने उस चैप्टर में बखूबी लिखा है जिसमें आप लिखते हैं ना कि जातिगत जनगणना वाला मसला, ये लोग उछल पड़े हैं कि बताइए अब हमारे में भी जाति खोजेंगे, राजनीति में तो कर ही रहे थे, हमारे भीतर भी लाएंगे। अरे लाएंगे ना, लाएंगे। अब जब आप कहते हैं कि यहाँ भी कोटा चाहिए, यहाँ चाहिए कोटा, अब यहाँ भी रिजर्वेशन चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी चाहिए, क्योंकि अपने बलबूते आप खड़े नहीं हुए। आपको जितनी जमीनें मिली सरकार ने 1 रुपए 2 रुपए में आपको दे दिया, टैक्स से आपको कितने चीजों से एग्जेम्प्ट कर दिया। तो जब आप वेलफेयर स्टेट का बेनिफिट उठा रहे हो तो उसमें आपकी तो भूमिका होगी ना, आप दो वहां कोटा, हम तो उसमें भी लेंगे, प्राइवेट में तो रिजर्वेशन के मैंने मांगे ही। तो खैर जो आप इश्यूज के ऊपर बात कर रहे थे, कास्ट सेंसस हो गया कभी, हाँ यूजीसी वाला तो जो एपिसोड हुआ भयानक था, वो भयानक, मतलब 1 2 3 दिन में ही उल्टे जो लोग इतने कास्टिस्ट नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी का तो खैर पूरा एजेंडा था, बीजेपी ने तो मुझे जहां तक पता चला कि कोर्ट में इन लोगों ने हेल्प किया है उन लोगों का जो केस यूजीसी के खिलाफ लड़ रहे थे, बीजेपी वालों ने हेल्प करी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट में धर्मेंद्र प्रधान जी को जो गाली दे रहे थे ये लोग कास्ट का, कि तेली का मुंह देखेंगे तो दिन खराब हो जाएगा, जो उत्तर भारत में तो बहुत कॉमन है, हम लोग हमेशा सुनते आते हैं। तो ये सारी बातें जो कर रहे थे, ये सारी चीजें मीडिया को नहीं दिखी, उसमें देशद्रोह नहीं दिखा, उसमें किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं दिखा, पर हाँ उनका तकलीफ दिख रहा था। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मुझे तो मंडल कमीशन याद आ रहा था, ये डीयू जेएनयू से कुछ लोग निकल करके बाहर तो पोस्टर्स लिए थे ना हाथों में, और कई लोग तो हाथ में पोस्टर लेते अब हम जूता पॉलिश करेंगे, जूता लेकर के। तो जूता पॉलिश करना में कोई ह्यूमिलिएशन है क्या? आप उसको जाति से जोड़ रहे हो इसलिए ह्यूमिलिएशन। वेस्टर्न में तो सब काम के प्रति लोगों का सब सम्मान है, सब काम के प्रति सम्मान है, पर आप उसको जाति से जोड़ते हो, इसलिए आप उसको नीचा देखते हो। तो अब जैसे मंडल कमीशन में लोग कर रहे थे ना कि हम तो अब अपर कास्ट जूता पॉलिश करेगा, संभ्रांत लोग जो हैं, तो वैसा ही यूजीसी में देखने को मिला कि हमारे बच्चों को फंसाया जाएगा। अरे क्यों फंसाया जाएगा? दलित बैकवर्ड बच्चा जो आदिवासी अल्पसंख्यक वहां जा रहे हैं किसी को फंसाने के लिए, पढ़ने के लिए, या आपके बच्चे जब ऐसा प्रतीत हो रहा था मुकेश जी कि वो चाह रहे हैं कि जातिवाद करने का उनका अधिकार बना रहे। क्या ऐसा आ गया था यूजीसी में? ओबीसी ही तो जोड़ा गया। और अगर कास्ट एट्रोसिटी की बात थी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कौन करेगा, तो ये तो था ही नहीं कौन करेगा, ये था किसके साथ होगा। करेगा में तो ओबीसी भी आ सकता था, पर ओबीसी समुदाय को तो मैंने नहीं देखा सड़कों पे वो गुस्सा कर रहे, विरोध प्रदर्शन कर रहे। सिर्फ एक लोग कर रहे थे। कौन लोग थे? जो चाहते हैं कि उनका एक आधिपत्य बना रहे, स्टेटस को बनी रहे, हेजेमनी बना रहे, ये वही लोग थे। तो यूजीसी के समय में पूरा आग बबूला थे, सारे के सारे एंगर्स, मानो उनके घर से उनका कुछ छिन रहा हो, ऐसे बिहेव कर रहे थे। 1 2 को छोड़ दिया जाए, जैसे संदीप चौधरी जी को मैं छोड़ दूं, बाकी थोड़ा मतलब और एक आध और होंगे तो, पर बाकी जितने लोग थे सबका धुन राग एक ही तक जैसा दिख रहा था। कास्ट सेंसस का मुद्दा ये हो गया। अभी जो एक और इन्होंने न्यूज चलाई, -40 पे भी डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो पूरा एक एजेंडा क्रिएट करके क्रिमिनलाइज करते हैं हमारे तबके के लोगों को, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को। तो ये नहीं दिखा रहा है कि -40 तो प्राइवेट वाला तो -40 छोड़ो, कितने नंबर पे जा रहा है, पैसा देके जा रहा है। किसके पास पैसा है? दलितों, पिछड़ों के पास पैसा है कि वो 1-1 करोड़ देकर के अपने बच्चों को भेजेंगे? ये सारी बातें तो आप नहीं करते। और -40 वाली भी जो घटना है, पूरा इन्होंने उसको डिस्टॉर्ट करके दिखाया। वो तो ऐसे कोर्स है जो कोई ले नहीं रहा था, मजबूरन में -40 निकाले कि कोई ले, वो डॉक्टर बनने के लिए नहीं था। हाँ, मेडिकल फील्ड में कुछ काम ऐसे जिसके लिए वो था, तो इसको जानबूझ के डॉक्टर से जोड़ करके दिखाया गया। तो पूरा एक एजेंडा काम करता है। तो जो इश्यूज ऐसे होते हैं जिससे इनको खतरा महसूस होता है, इनकी मोनोपोली को खतरा महसूस होता है, वहां फिर ये ऐसा एक अवतार धारण करते हैं कि जिसको आप देखिएगा तो आपको हंसी भी आएगी, हंसी के साथ साथ आपको लगेगा कि पत्रकार है ये ऐसे पत्रकार होते हैं? ये सवाल भीतर आता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.